हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। सो बार्क के सेशन नंबर 9 के साथ मैं प्रेजेंट हूँ। डेट्स वगैरह ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल टाइम है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन में ज़्यादा एफर्ट दिया जाए, ठीक। तो इसलिए वैसे तो मैं इस बार भी लेक्चर लेने नहीं वाला था क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर था, तो मैंने सोचा कि यार रिकॉर्ड करके एटलीस्ट डाल देते हैं, ठीक। क्वेश्चंस करवा लेते हैं, रिकॉर्ड करके दे देते हैं आप लोगों को, क्योंकि ऐसे स्किप करना सही नहीं रहेगा सेशंस, है ना। क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल क्लोज है, तो मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक। थीम वही रहेगी, क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, बाद में मैं सॉल्यूशंस दूंगा, ठीक। बाकी वर्क के लिए और भी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था ना कि जैसे ही डेट्स अनाउंस होंगी तो हम फार्मूला सीरीज़ वगैरह प्लान करेंगे, तो वो भी इन प्रोसेस है, जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सेशन नंबर 9 है ये, 8 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लियर, तो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस मतलब इस चीज़ों को कर लो, आपका मस्त रिवीजन हो जाए, गारंटी। जिसने अभी तक नहीं किए हैं या जिसने कर लिए हैं दोबारा एक बार कर लेना, ठीक, क्योंकि इससे मस्त रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा जरा। What is the effect on wet bulb temperature if temperature of the gas get increased keeping its absolute humidity constant? Very important, important question. Most of the students क्या करते हैं, जब भी ये ह्यूमिडिटी वगैरह का सवाल आता है ना, बोलते हैं सर ये तो बहुत टफ है, हमारे तो सर के ऊपर से निकल जाता है, समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, ठीक। कुछ भी नहीं है यार, सारे सवाल जो हैं आपके किस पे बेस्ड हैं, साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स पे बेस्ड होते हैं। अगर आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स में ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, सारी चीज़ें मार्क करना आती हैं, ड्यू पॉइंट मार्क करना आता है, तो आसान है सारी चीज़, ठीक। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वेट बल्ब टेम्परेचर इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस गेट इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कांस्टेंट? क्या होगा भाई इसका आंसर? अटेम्प्ट करो जरा, जब तक मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स का, उसी से एक्सप्लेन होगा ये। What is the effect on wet bulb temperature if temperature of the gas get increased keeping its absolute humidity constant? तो सबसे पहले तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स पे आते हैं, राइट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स में ये चीज़ होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, राइट। आपकी एक्स एक्सिस क्या होती है? टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है आपका। दूसरी चीज वाई एक्सिस पे क्या मेंशन रहता है? वाई एक्सिस पे मेंशन रहता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वाई एक्सिस पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिप्रेजेंटेड बाय वाई डैश, एंड दिस इज योर टी ड्राई बल्ब, राइट। क्या कह रहा है आपसे कि इनिशियली कुछ टेम्परेचर था, इनिशियली मान लो ये टेम्परेचर रहा होगा, T1 टेम्परेचर रहा होगा इनिशियली। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, क्या कांस्टेंट रखा गया? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी वाला पॉइंट कहां आता है? ये रहा, ये ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है, बस आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है बेसिकली। दिस इज व्हाट यू हैव डन, ह्यूमिडिटी इज नाउ कांस्टेंट बट नाउ यू हैव इंक्रीज्ड द टेम्परेचर। अब वो कैसे निकालते हैं वेट बल्ब? यहां डिफरेंट एडियाबैटिक सैचुरेशन लाइन होती हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वेट बल्ब आता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर इज सेम एज वेट बल्ब टेम्परेचर, राइट। सो अगर आप इसको
यहाँ एक्सटेंड करेंगे नीचे, तो दिस विल बी योर वेट बल्ब टेम्परेचर 1, TWB 1। सिमिलरली अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे, दिस विल बी TWB 2। सो क्लियरली यू कैन सी दैट कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, T1 से T2 गया हूं, तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। कब? जब मेरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कांस्टेंट। सो द करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ये लाइंस किसके करस्पॉन्डिंग आती हैं? ये जो पिंक वाली लाइंस बनी है, ये एडियाबैटिक, ये कांस्टेंट एंथैल्पी इसकी लाइन है। ऐसी आप लाइन साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स पे कंटिन्यूअसली देखेंगे, राइट? ऐसी लाइंस आप कंटिन्यूअसली साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स पे देखेंगे। दीज आर कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। इनकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, ये कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन। और कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन के करस्पॉन्डिंग वेट बल्ब टेम्परेचर क्यों निकला है? क्योंकि एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर इज सेम एज वेट बल्ब टेम्परेचर। और एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर कैसे निकलता है? जब हम कांस्टेंट एंथैल्पी मानते हैं इनलेट और आउटलेट पे, राइट? क्लियर? ये बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के फंडे क्लियर होने चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और क्या पूछ रहा है। बस इतना ध्यान रखो कि वेट बल्ब वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट कीजिए। A solid is dried from initial moisture content to this. Moisture contents are on dry basis. The equilibrium moisture content is negligible and the falling rate of drying is linear in moisture content. The critical moisture content of the solid under the condition that the drying time of the constant rate period is same as that of the falling rate period is. Right? Do this problem. Attempt करो जरा। अटेम्प्ट करिए जरा। चलो देखो जरा। सॉलिड इज ड्राइड फ्रॉम, देखिए इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग का सवाल है। सॉलिड इज ड्राइड फ्रॉम xi टू xf, ठीक है चलो। एंड इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट इज नेग्लिजिबल। मार्क करते हैं सारी चीजें। XCR, XI कितना दिया है? 0.3। XI is given to you as 0.3 and this is the constant rate period। constant rate period की बात कर रहा है। X इक्विलिब्रियम कितना दिया है? 0। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट नेग्लिजिबल दिया है। अब ड्राइंग हुई कहां तक है? XF तक, 0.003 तक। मान लो ये XF है।
0.003. This is NC. अब आपसे कह रहा है, एंड दिस इज फॉलिंग रेट, क्रिटिकल से NC तक फॉलिंग रेट. अब आपसे कह रहा है कि ये दोनों टाइम बराबर हैं भाई, TC और TF बराबर हैं, तो मेरे को XCR की वैल्यू बताओ. ठीक, चलो जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सबसे पहले अप्लाई करेंगे अपन कांस्टेंट रेट पीरियड में. कांस्टेंट रेट पीरियड, कांस्टेंट रेट पीरियड में क्या होगा? दिस TC विल बी इक्वल टू W ड्राई बेसिस पे वेट डिवाइडेड बाय एरिया इनटू कांस्टेंट रेट NC, XI माइनस XCR, बेसिकली 0.3 माइनस XCR. दिस इज द फॉर्मूला. सेकेंड, फॉलिंग रेट पीरियड की बात कर लेते हैं. फॉलिंग रेट पीरियड का क्या फॉर्मूला है? TF इज इक्वल्स टू माइनस WdB अपॉन A इंटीग्रल dx अपॉन n. ये फॉर्मूला होता है. कैसे निकालेंगे इसकी इक्वेशन? देखो ये कोऑर्डिनेट तो 0,0 है, दिस कोऑर्डिनेट इज 0,0, और आपके पास ये कोऑर्डिनेट है XCR, NC. क्लियर? तो दो पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? n माइनस 0 इज इक्वल्स टू NC माइनस 0 अपॉन XCR माइनस 0 x minus 0. So basically the equation of this line is NC by XCR x. This is the value of n. ये n की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. क्या निकल के आएगा आपके पास? TF विल बी इक्वल टू माइनस WdB अपॉन A dx अपॉन n की जगह पे क्या रखेंगे? NC x बाय XCR. क्लियर है? फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो TF की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी. लिमिट्स क्या होगी इसकी? लिमिट्स होगी XCR से XF. So this will be WdB upon ANC XCR. This will be ln XCR by XF. This is the falling rate period. TF, ये TF की वैल्यू मेरे पास आ गई. सो मेरे पास TF है, मेरे पास TC है. अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ये दोनों टाइम बराबर है. बराबर कर दो. सो दिस इज 1, दिस इज 2. सो इक्वेटिंग 1 and 2, राइट? ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, 1 and 2 को इक्वेट करते हैं भाई. चलो क्या निकल के आएगा? देखो WdB अपॉन ANC तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह पे है. WdB अपॉन ANC, WdB अपॉन ANC, बचेगा क्या मेरे पास? 0.3 माइनस XCR इज इक्वल्स टू XCR ln XCR बाय XF. ये इक्वेशन निकल के आएगी. अब आप कहेंगे सर ये इक्वेशन नॉर्मली तो सॉल्व हो नहीं सकती. सही बात है, आपका जो नॉर्मल गेट का कैलकुलेटर दिया जाएगा, जो बार्क में कैलकुलेटर मिलेगा, उससे सॉल्व नहीं होगी. सर फिर कैसे करेंगे? छोड़ देना है क्या इस प्रॉब्लम को? नहीं, अरे ऑप्शन दिए हैं भाई, ऑप्शन दिया है ना, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ऑप्शन सेटिस्फाई कर करके देखना पड़ेगा. कायदे से तो छोड़ोगे ये प्रॉब्लम. क्यों? टाइम कंज्यूमिंग. करीबन आपके 5-6 मिनट या 7 मिनट ले लेगा, है ना, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये सब डायग्राम वगैरह बनाना है, ऊपर से इक्वेशन भी टफ बन गई.
इसका आंसर सी करेक्ट होगा, 0.072 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली आपको छोड़ने हैं, पर अभी तो प्रैक्टिस कर लो भाई, क्या बोलते हो? ठीक है, छोड़ देना ऐसे सवाल, क्योंकि ये सवाल क्या है, आपको बन तो जाएंगे लेकिन आपका टाइम खा जाएंगे, और इस एग्ज़ाम में तो टाइम की ज़्यादा वैल्यू। ठीक, 100 क्वेश्चन है, 100 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि नहीं किए जाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही अवॉइड करना है, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। चलो जरा अटेम्प्ट करो, जी थोड़ी सी बढ़ा लेना अपनी वीडियो क्वालिटी। दिस इज 0, दिस इज 2, दिस वैल्यू इज 2, दिस इज द ग्राफ ऑफ E एंड दिस इज E max। सो ET वर्सेस T ग्राफ आपको दिया है, बोल रहा है लिक्विड मैक्रो फ्लूइड रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू A to R as it flows through a vessel. The conversion of A for the flow pattern shown in the figure. The kinetics is minus RA is equals to 3 moles per liter per minute. कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? 0 ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पता चला? K की यूनिट से पता चला। ठीक, CA0 आपको 6 मोल्स दिया, आपको निकालना है कन्वर्जन। ET का ग्राफ दिया है और मैक्रो फ्लूइड की बात कर रहा है। कौन सा मॉडल है ये? सेग्रीगेशन मॉडल पे बेस्ड। सेग्रीगेशन मॉडल पे बेस्ड ये सवाल है, कर डालो फटाफट। क्या फॉर्मूला है सेग्रीगेशन मॉडल में? मीन कन्वर्जन का x बैच ET DT 0 to infinity. This is the formula for mean conversion based on segregation model. अब दो चैलेंजेस है मेरे पास, x बैच निकालना है, ET निकालना है। ठीक, ये प्रॉब्लम छोड़ने की नहीं है भाई, इजी प्रॉब्लम है ये तो अपन अभी क्लासरूम में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए थोड़ा सा स्लो करता हूँ, आप लोग तो फटाफट सॉल्व करते हैं ना ये सब चीज़ें। ठीक, ये मत छोड़ देना ये प्रॉब्लम। चलो सबसे पहले E max की वैल्यू निकालो। E max की वैल्यू कैसे निकालोगे? E max की वैल्यू क्या निकालोगे? बेसिकली 0 to infinity ET DT is 1, meaning area under the curve is 1. Area under the curve, एरिया अंडर द कर्व कितना है? 1। एरिया कैसे लिखेंगे? रेक्टेंगल का एरिया 2 E max is equals to 1, E max is equals to 1/2, लेंथ इंटू ब्रेथ, E max is 1/2। तो ET थ्रू आउट कितना है? बिटवीन टाइम 0 to 2 दिस ET वैल्यू इज 1/2। कांस्टेंट फंक्शन दिया है, कांस्टेंट फंक्शन 1/2। तो ET की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। टाइम क्या है? 0 से 2, तो लिमिट भी कितनी हो जाएगी? 0 से 2, क्योंकि 2 के बाद तो कोई फंक्शन ही नहीं है ना, ET ही नहीं है 0 के बाद। सो x बार क्या बचेगा आपके पास? 0 to 2 x बैच अभी निकाल लेंगे, इंटू ET इज 1/2 dt। खत्म बात। 1/2 कांस्टेंट है, कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। क्लियर? चलो x बैच निकालते हैं। x बैच कैसे निकालेंगे? रेट इक्वेशन दी हुई है, माइनस RA इज इक्वल टू 3 मोल्स पर लीटर पर मिनट, इससे करेंगे। चलो जरा देखो कैसे। x बैच की खोज में निकलो, तो माइनस RA इज इक्वल्स टू माइनस DCA बाई DT
दिस इज इक्वल्स टू कितना दिया है भाई, 3 दिया है, 3. सो दिस इम्प्लाइज, इंटीग्रेट कर दो इसको, 0 से t, सी ए नॉट से सी ए, क्या निकल के आएगा आपके पास, सी ए माइनस सी ए नॉट इज इक्वल्स टू 3t. ये निकल के आएगा ना, माइनस का अब है माइनस 3t. तो बेसिकली सी ए विल बी इक्वल टू सी ए नॉट माइनस 3t. राइट, सी ए नॉट की वैल्यू कितनी है, 6. सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, दिस विल बी 6 माइनस 3t. कन्वर्जन चाहिए हमको, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, सी ए नॉट 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3t. सी ए नॉट इज 6, सो 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी बाई 2. एक्स ए इज इक्वल्स टू टी बाई 2. कितना सिंपल एक्सप्रेशन बना है. खामखा छोड़ोगे क्या इस प्रॉब्लम में, बेकार लगेगा, अच्छा थोड़ी है इसको छोड़ना. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स ए. दिस इज बेसिकली बैच एक्सपेरिमेंट. बैच से ऐसे ही निकलती है ना, ठीक. मीन कन्वर्जन निकाल सकते हैं इजीली. क्या है फॉर्मूला मीन कन्वर्जन का, एक्स बार इज इक्वल्स टू 0 to 2, एक्स बैच निकाल लिया t बाई 2, ई टी की वैल्यू कितनी थी, 1 बाई 2. एक्स बार कितना आएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 8, 0 to 2. राइट, एक्स बार कितना आएगा, 1 बाई 2. एक्स बार विल बी 0.5. 50% कन्वर्जन, कन्वर्जन विल बी 50%. नोट कर लीजिए. ऑप्शन क्या है, 50% है, डी ऑप्शन करेक्ट है. सिंपल तो था, पर ई मैक्स तामझाम बहुत था सवाल में. ई मैक्स निकालो, ई टी, फिर एक्स बैच निकालो, फाइनली सॉल्व करो. क्लियर, नोट करो जरा सॉल्यूशन. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले, इजी सवाल है, ये फटाफट हो जाएगा. चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 करो जरा. इंपॉर्टेंट है सवाल, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट. ये सवाल उनके फेवरेट है, एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से. फटाफट आंसर करने का ट्राई करो, रीजन दो, रीजन लिखो वहां पे प्रॉपर. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, प्रॉपर रीजन चाहिए मेरे को. देखो जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. चलो पहली दो स्टेटमेंट देखते हैं, पहली दो पकड़ो जरा. फिन टाइप हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड फॉर फ्लूइड्स हैविंग हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. फिन टाइप हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड फॉर फ्लूइड्स हैविंग लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. तो ऑब्वियस बात है कि यार फिन्स कब लगाई जाती हैं, फिन्स कब लगाओगे, जब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम होगा. एक्सटेंडेड सरफेस कब लगाते हैं, जब हीट ट्रांसफर इंप्रूव करना रहता है. कैसे इंप्रूव करते हैं, एरिया इंक्रीज करके. ठीक, तो एरिया इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हीट ट्रांसफर वीक क्यों है. ऑब्वियसली यार हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम रहा होगा. किस चीज का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम रहता है, एयर. एयर एक ऐसी स्पीशीज जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम रहता है. राइट,
एक एग्जांपल है, एयर एक फ्लूइड है जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बहुत कम है. सो फिन टाइप्स हीट एक्सचेंजर इज यूज फॉर हैविंग फ्लूइड्स हैविंग लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट. एक्सटेंडेड सरफेसेस लगाते हैं ताकि हीट ट्रांसफर एनहांस हो, एरिया बढ़ने से हीट ट्रांसफर एनहांस होता है. दिस इज द थिंग. ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं यहाँ पे. पैरेलल अरेंजमेंट इज बेटर देन काउंटर अरेंजमेंट व्हेन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द फ्लूइड्स आर लो. पैरेलल अरेंजमेंट इज बेटर देन काउंटर अरेंजमेंट व्हेन द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द फ्लूइड्स आर हाई. अब इस पे अपन ने कभी गौर ही नहीं किया. अपन को बस ये सिखाएगा कि यार पैरेलल और काउंटर में से काउंटर सबसे बेस्ट है. ठीक, काउंटर अरेंजमेंट सबसे बेस्ट है. तो सर तो किसी ने आपने कभी यही नहीं पूछा कि यार सर पैरेलल कब यूज करते हैं? कभी ऐसा सवाल आया ही नहीं आपके दिमाग में, राइट? पैरेलल अरेंजमेंट कब यूज करते हैं, कभी ऐसा दिमाग में आया ही नहीं अपने, है ना? समझो जरा, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछ लिया गया था. कैसे? पैरेलल अरेंजमेंट वहां यूज करेंगे जब फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम होगा. क्यू एंड आर करेक्ट है. कैसे जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा आपको. डायग्राम बनाओ जरा पैरेलल और काउंटर के लिए. पैरेलल और काउंटर के लिए टेम्परेचर वर्सेस लेंथ, टेम्परेचर अलोंग द हीट एक्सचेंजर कैसे वेरी करेगा, दोनों का डायग्राम बनाओ जरा. पैरेलल अरेंजमेंट के लिए बनाइए और काउंटर के लिए बनाइए. पैरेलल और काउंटर फटाफट बनाओ. ये दोनों डायग्राम बन गए अलोंग द लेंथ ऑफ द रिएक्टर एक्स. अब कभी आपने ये नोटिस नहीं किया कि यार पैरेलल कब यूज करेंगे? तो इंटरव्यूअर को ये पता होता है कि यार आप इस चीज की डेप्थ में नहीं गए हैं अभी तक, वो पकड़ लेगा आपको. कब यूज करते हैं? अब देखो जरा समझो. ड्राइविंग फोर्स जरा निकालो. देखो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स है. ड्राइविंग फोर्स क्या है? डेल्टा टी. तो ड्राइविंग फोर्स कंटिन्यूअसली पैरेलल में क्या रहता है? घटता जाता है. वेयर एज द ड्राइविंग फोर्स इन काउंटर अरेंजमेंट बिकम्स और ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता है. इसलिए काउंटर अरेंजमेंट बेटर कहलाया जाता है कि यार ड्राइविंग फोर्स क्या है, सेम रहता है, रेट सेम रहता है हीट ट्रांसफर. यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग फोर्स कम हो रहा है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी कम हो रहा है अलोंग द लेंथ, जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं. इसलिए काउंटर वॉज बेस्ट. पर क्या काउंटर को तब भी यूज किया जा सकता है जब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं वो कम हो, उनके हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम हो? तब तो दिक्कत में आ जाओगे. क्यों दिक्कत में आ जाओगे? एक तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम है, ऊपर से ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट है. अगर आपको ड्राइविंग फोर्स बढ़ाना हो तो फंस जाओगे. क्या करोगे, कैसे बढ़ाओगे? ड्राइविंग फोर्स तो कांस्टेंट रहता है. पैरेलल की शरण में आओ, क्या बोलोगे? देखो इनिशियली क्या है, ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना, ये अरेंजमेंट काम कर जाएगा. जब फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम है तब ये वाला अरेंजमेंट काम आएगा ना. क्यों? अरे तुम्हें ड्राइविंग फोर्स से मतलब है, ठीक? तुम्हें तो अरेंजमेंट से कोई दोस्ती यारी थोड़ी है अपनी. अपन को अरेंजमेंट क्या है, सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन जो हमारे पास चीज़ें उपलब्ध है. हमारे पास कैसा फ्लूइड उपलब्ध है? लो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का. तो मेरे को ड्राइविंग फोर्स कैसे बढ़ाना पड़ेगा? टेम्परेचर ज़्यादा करके. क्यों, किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स, एच डेल्टा टी. अब एच कम है तो डेल्टा टी ज़्यादा करना पड़ेगा. काउंटर में डेल्टा टी ऑलमोस्ट सेम है. इसकी शरण में जाओ, क्योंकि इसकी शरण में जाओगे तो इनिशियली डेल्टा टी ज़्यादा रहता है. हो गया तुम्हारा काम, हीट ट्रांसफर एनहांस हो जाएगा, बाकी बाद में घटेगा, चलेगा ना. ठीक. सो पैरेलल अरेंजमेंट इज बेटर देन काउंटर अरेंजमेंट व्हेन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड्स आर लो. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है.
क्लियर है? नोट कर लेना, थोड़ी सी कहानी लिख लेना है ना, थोड़ी सी कहानी लिख लो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 5, ये करो जरा। करा कि नहीं? करो एक बार अटेम्प्ट अच्छे से। कैसे करेंगे देखो जरा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लूइड एलोकेशन, इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। करोसिव फ्लूइड्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्यूब साइड, बिल्कुल सही बात। क्यों ट्यूब साइड में क्यों प्लेस करते हैं करोसिव फ्लूइड्स को? बिकॉज देखो, ट्यूब अगर खराब भी हो गया ना, उसको बदलना आसान है, ट्यूब्स को बदलना आसान है, शेल को बदलने में थोड़ी सी मेहनत है। अगर शेल खराब हो गया, उसको बदलने में खर्चा ज़्यादा है, मेहनत बहुत है। ट्यूब को तो क्या है, ट्यूब बंडल पूरा की पूरा निकाल के रिप्लेस कर दो नए बंडल से, राइट? सो कोरोसिव फ्लूइड अगर खराब करेगा भी तो ट्यूब तुम आराम से रिप्लेस कर सकते हो, ट्यूब बंडल को आराम से रिप्लेस कर सकते हो, बस शेल को रिप्लेस करने में कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इससे अच्छा है कि कोरोसिव फ्लूइड को ट्यूब साइड से भेजो। फ्लूइड विथ लो फ्लो रेट शुड बी एलोकेटेड ऑन द सेल साइड, सही बात है। क्यों? अरे सेल साइड क्या रहता है, बेफल्स, शेल की तरफ लगे रहते हैं बेफल्स। अब बेफल्स लगाने से क्या होगा, फ्लो रेट बढ़ेगा, टर्बुलेंस क्रिएट होता है, और टर्बुलेंस क्रिएट होगा तो हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। हाई विस्कस फ्लूइड शुड बी एलोकेटेड ऑन शेल, सही बात है। क्यों भाई, विस्कस की भी तो वही बात है, ये दोनों रिलेटेड ही तो हैं, क्यू और आर। विस्कस फ्लूइड कैसे मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा, इसको भी शेल साइड डालो। क्यों शेल साइड, बेफल्स लगे हैं, बेफल्स लगे हैं तो फ्लो रेट को बढ़ाएंगे, ठीक। सर हाउ इज फ्लो रेट डिपेंडेंट अपॉन, हाउ दिस फ्लो रेट अफेक्ट्स हीट ट्रांसफर, वो बताओ। तुमको जैसे हीट ट्रांसफर बढ़ाना है तो फ्लो रेट बढ़ाने से हीट ट्रांसफर का क्या रिलेशन है, क्यों बढ़ रहा है? डिक्टस बोल्टर इक्वेशन, नसल नंबर इज इक्वल्स टू, इज प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स 0.023 RE टू द पावर 4/5 प्रांड्टल टू द पावर n, ठीक है ना। तो नसल नंबर क्या है, उसमें क्या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड्स, रेनॉल्ड्स किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी, फ्लो रेट के, ठीक। ऐसे सवाल किया करो अपने आप से, ठीक, कि सर मैंने बोल दिया तो नहीं, ऐसा थोड़ी है कि मैंने बोल दिया और हो गया। सवाल करो ना कि सर क्यों, कैसे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ रहा है फ्लो रेट बढ़ने से, वो बताओ मेरे को, ठीक, एक्सप्लेनेशन। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फ्लूइड शुड बी एलोकेटेड ऑन द ट्यूब साइड, सही बात है। अगेन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर फ्लूइड क्या है, कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो ट्यूब को खराब करने का चांसेस ज़्यादा है ना। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चीज़ जहाँ भी होगी वहाँ कोरोजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कोरोसिव रहते हैं वो चीज़ें, तो ट्यूब साइड डालो उनको, ताकि आप ट्यूब को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू शेल। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सबका एक्सप्लेनेशन ध्यान होना चाहिए आपको, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। वो इंटरव्यू में ये वाई पकड़ता है आपका, आपसे पूछेगा कि यार फ्लूइड विथ लो फ्लो रेट कहाँ डालने, आप कहेंगे सर शेल, वो बोलेगा क्यों, आप कहेंगे सर वहाँ बैफल लगे होते हैं, ठीक। फिर वो पूछेगा बैफल क्या करते हैं, आप बोलेंगे सर फ्लो रेट बढ़ाते हैं, ठीक। फिर वो पूछेगा फ्लो रेट बढ़ाने से क्या होता है, आप बोलेंगे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बढ़ता है, ठीक। फिर वो बोलेगा कैसे बढ़ता है, आप बोलेंगे सर डिक्टस बोल्टर इक्वेशन। ये सीरीज है क्वेश्चन एयर की,
पूछता जाएगा जब तक एंड नहीं हो जाता, वो वाला सीक्वेंस एंड नहीं हो जाता, वो पूछता रहेगा क्या है डिक्टेस वोल्टर इक्वेशन, वो लिखो, तब जाके वो शांति मिलेगी उसको। तो कहाँ से कहाँ उसने कनेक्ट कर लिया, यहाँ से चालू किया, फ्लूइड एलोकेशन से चालू किया और ख़त्म, उससे आपको उसका पूरा कंसेप्ट देख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये पूछा जा चुका है मार्क 18 में, सिंपल से सवाल है, ऐसे सिंपल सवाल भी पूछ लेते हैं। करो जरा। ऐसे सिंपल सवाल भी आते हैं भाई, है ना, तो घबराने की बात नहीं। Which of the following relation is correct relating coefficient of performance of heat pump and coefficient of performance of refrigerator? क्या होता है वर्क, क्या होता है QH माइनस QC। एक बार QH कॉमन लो, दिस इज 1 माइनस QC बाई QH, और इसी को टेम्परेचर के टर्म्स में लिख देते हैं, इसको उल्टा कर दो, ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। सिमिलरली QC कॉमन लेना, सिमिलरली QC कॉमन लो, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन निकाल लो, COP रेफ्रिजरेशन कितना आएगा, सिमिलरली दिस विल बी TC अपॉन TH माइनस TC। क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दो, 1 आएगा, दोनों को माइनस करो, ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। COPH माइनस COPR इज इक्वल्स टू 1, दोनों के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फॉर्मूले तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, अभी सीरीज लेके आने वाले हैं फॉर्मूले वाली, तगड़े से सारे फॉर्मूले, एक सेशन में, एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरे फॉर्मूले खत्म कराएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले, चलिए। तो ऐसे सिंपल प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार डिफिकल्ट प्रॉब्लम ही आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इजी सवाल, फटाफट बनाओ। फटाफट, ये तो तुरंत आना चाहिए। लुईस अंडर रूल क्या कहता है, डी ऑप्शन, खत्म, सोचना ही नहीं, फटाफट से बनना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ यूज होता है, एक्सेस प्रॉपर्टीज में, क्लियर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट अगेन, करो जरा फटाफट, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मास्टर प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, करो आराम से करो।
देखो जरा, a pneumatic PI temperature controller has an output pressure of 10 psi जी. When the set point and process temperature coincide. Basically क्या दिया है आपको? A pneumatic PI temperature controller has an output pressure of 10 psi जी. कब? जब क्या चीज़ coincide हो रही है? Set point and process temperature coincide. मतलब क्या दिया है? बायस वैल्यू. बायस वैल्यू आपको दी हुई है PS is 10. बायस वैल्यू ऑफ द कंट्रोलर की इनिशियली कंट्रोलर से सिग्नल कितना है वो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको. द सेट पॉइंट इज सडनली डिक्रीज्ड बाय 0.5 डिग्री C. राइट, दैट इज अ स्टेप चेंज इन एरर इज इंट्रोड्यूस्ड एंड द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड. ये डाटा ऑब्टेन किया गया. तो आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिए कि गेन और टाइम द इंटीग्रल टाइम क्या होगा कंट्रोलर का, बिकॉज एक पीआई कंट्रोलर है. देखो जरा, पीआई कंट्रोलर की बेसिक इक्वेशन क्या है? पीटी माइनस पीएस इज इक्वल्स टू के सी एप्सिलॉन टी प्लस 0 टू टी एप्सिलॉन टी डी टी. 1/τ भी होता है यहाँ पे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पीआई कंट्रोलर. आपके पास बायस वैल्यू कितनी है? 10. पीटी माइनस 10 इज इक्वल्स टू के सी एप्सिलॉन टी प्लस 1/τ 0 टू टी. ये है भाई अब फिलहाल अभी अपने पास. ठीक, ठीक है. अब आपसे बोल रहा है कि यह स्टेप चेंज डिक्रीज करा गया है, मतलब नेगेटिव स्टेप दिया है. कितने यूनिट का नेगेटिव स्टेप दिया है? -0.5. ठीक, या 0.5 यूनिट का एक नेगेटिव स्टेप नीचे डिक्रीज किया गया. तो एप्सिलॉन टी में कितना चेंज दिया गया? -0.5 यूनिट्स का चेंज दिया गया. दिस पीटी माइनस 10 is equals to -0.5 kc minus 1/τ इंटीग्रल 0 टू t 0.5 dt. ये सिनेरियो है. डिक्रीज किया गया मतलब नेगेटिव. क्या आएगा आपके पास अब? pt माइनस 10 इज इक्वल्स टू -0.5 kc. अरे यार केसी मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ हर जगह पे मल्टीप्लाई करना, पूरे मल्टीप्लाइड रहता है केसी. माइनस केसी सॉरी -0.5 केसी अपॉन τi टाइम्स टी. इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? टी. ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन के तैयार हो गई. ठीक है ना? समझ पाए कि नहीं? समझ आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है लेकिन मज़ेदार है. अब क्या करना है? अब आपको एक बार जब इक्वेशन निकल गई, पहले तो ये इक्वेशन नोट कर लो, फिर आपको इस टेबल का खेल खेलना है. क्या देखते हैं? चलो पहले ये नोट कर लो. ठीक है, चलो अब देखो जरा, अब इस टेबल का खेल खेलेंगे. ये इक्वेशन है, रेडी है अपने पास. क्या करना है? अब कोई भी आप एक टाइम ले लो. अब ये दिया क्या क्या है? ये टाइम दिया है t. ये psi क्या है? आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोलर.
कंट्रोलर से आउटपुट, और ये रहा आपका टाइम। ये रिलेशन दी हुई है ना, हमने निकाल तो ली इक्वेशन पी टी वर्सेस टी में। अब आप टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस, मतलब टी इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे इस पे सिग्नल कितना आया 8, तो पहला ये ले लो 8 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 के सी। टाइम को 0 रखोगे तो ये वाला टर्म कैसा चला जाएगा, 0 चला जाएगा। जीरो। सॉल्व करो इसको, -2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 के सी। दिस इंप्लाइज के सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा यार, ये 4। के सी की वैल्यू कितनी आई 4। के सी की वैल्यू अगर 4 है तो ए और बी ऑप्शन तो गलत है, राइट। सेकंड, अब सेकंड कोई भी रख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि 0 ही रखना है, आप ये भी रख सकते हो 20, 60, 90 कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 रखो, 20 माइनस, सॉरी हाँ, टाइम की वैल्यू 20 है, आउटपुट इज 7, दिस इज -0.5। के सी की वैल्यू निकाल ली अपन ने 4, -0.5 इंटू 4 इंटू टाउ आई, टी क्या है 20। सॉल्व करो इसको जरा, -3 इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा -2 -40 अपॉन टाउ आई। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो टाउ आई विल बी 40 सेकेंड्स। टाउ आई आया आपका 40, एंड विच इज ऑप्शन डी। डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है ना। आप ये भी रख सकते हो, आप 60 भी रखेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी, 90 रखेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी, ऐसा नहीं है। टाइम की वैल्यू 60, 90 रखो, आउटपुट 5, 3.5 वही आएगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है ना। करके देख लेना चाहे तो यार, अभी करके देख लो, कोई इशू नहीं। क्लियर है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 9, चलो मैकेनिकल ऑपरेशन। करो जरा अटेम्प्ट। देखो जरा, at the end of a constant pressure filtration cycle the total filtrate volume of 4 meter cube is collected in total time of 270. the filtration equation is given. तो filtration equation इसको dv by dt के टर्म्स में लिखो यार। dv by dt is given to you as 1 upon 40v plus 1 by 60. dv by dt क्या है बेसिकली, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। दिस इज नथिंग बट
रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। क्लियर? अब बोल रहा है द केक इज टू बी वॉश्ड बाय वॉशिंग इन अ प्लेट एंड फ्रेम प्रेस यूजिंग अ वॉल्यूम ऑफ वॉश वाटर इक्वल टू 10% ऑफ द फिल्ट्रेड वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉश वाटर कितना है? VW इज 10% ऑफ फिल्ट्रेड वॉल्यूम। अब फिल्ट्रेड कितना मीटर है? 4 मीटर क्यूब। सो 10% ऑफ 4 मीटर क्यूब बेसिकली, दिस इज 0.4 मीटर क्यूब। इतना वॉश वाटर आपको लगा। द टोटल फिल्ट्रेशन साइकिल टाइम इज, ठीक, चलो टोटल फिल्ट्रेशन साइकिल टाइम निकालते हैं। अब देखो टोटल टाइम मतलब ये 270 कौन सा टाइम है? 270 सेकेंड्स फिल्ट्रेशन में, फिर वॉशिंग हुई तो 270 प्लस सम टाइम फॉर वॉशिंग, वो टोटल टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। तो चलो TW क्या होता है? टाइम फॉर वॉशिंग, is equals to wash volume divided by rate of washing। ये होता है वॉश टाइम। और रेट ऑफ वॉशिंग आपको दिया हुआ है 0.25 टाइम्स द फाइनल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस TW इज इक्वल्स टू 0.25 times final rate of filtration। Final rate of filtration means filtration rate at the end। ये टाइम निकाल लेंगे हम और फिर उसको 270 में ऐड कर देंगे। सो फाइनल, सो दिस इज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फाइनल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे निकलेगा? वॉल्यूम को 4 मीटर क्यूब पुट कर दो, 40 into 4 plus 16, this will be 1/176, ठीक, 1/176। दिस विल बी द फाइनल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। TW विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉश वाटर इज 0.4 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 1/176। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? ये 0.4 इंटू 4 इंटू 176 सेकेंड्स। सॉल्व कीजिए इसको, देखो जरा कितना आ रहा है। 0.4 इंटू 4 इंटू 176, 281.6। 281.6 सेकेंड्स लगे वॉशिंग में और फिल्ट्रेट कलेक्ट करने में 270। आपसे पूछा क्या है? द टोटल फिल्ट्रेशन साइकिल टाइम। तो टोटल टाइम क्या करोगे? टोटल टाइम ये आ जाएगा, टोटल टाइम 551.6 सेकेंड्स में आया है। देख लेना किस में पूछा है, मिनट्स में, बटा 60, 9.19। ये ऑप्शन ठीक है ना। बेसिक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कैलकुलेशन संभल के करेंगे। आंसर पूछा है मिनट्स में, सेकेंड्स में मत लगा के आना। ठीक, क्लियर है बात? तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले बेसिक्स हैं, सब पता ही होने चाहिए। नोट कर लो सॉल्यूशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं फिर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करिए जरा इसको, आराम से अटेम्प्ट करो। देखिए जरा, डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं बढ़िया से। पहला केस, दो केसेस हैं आपके पास। फर्स्ट केस में क्या हुआ, पोल्यूटेंट पी डिग्रेड्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। चलो पहले तो रेट है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, रेट इज फर्स्ट ऑर्डर। एन एक्वस स्ट्रीम कंटेनिंग पी, सी पी नॉट की वैल्यू दी हुई है 2 किलो मोल्स पर मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वी नॉट दिया है आपको 1 मीटर क्यूब पर आवर। वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड हुआ, वी वॉल्यूम रिक्वायर्ड हुआ CSTR का, कब, पोल्यूटेंट लेवल को डिक्रीज करने के लिए। CP फाइनल वैल्यू 0.5 किलो मोल पर मीटर क्यूब। वी वॉल्यूम आपको लिए रिक्वायर्ड, राइट। तो चलो पहले केस में ही अपन अपनी इक्वेशंस वगैरह लगा लेते हैं। सो दिस टाउ इज इक्वल्स टू V बाय V नॉट इज इक्वल्स टू CP नॉट माइनस CP अपॉन माइनस RP. So this becomes V by 1 is equals to CP naught is 2 minus 0.5 divided by KCP 0.5 K. So KV is equals to कितना आएगा ये 1.53. So KV की वैल्यू आ रही है 3. ठीक, ये पहला केस था भाई। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, केस 2 में क्या हुआ, केस 2 में द इनलेट कंसंट्रेशन ऑफ द पोल्यूटेंट इज नाउ डबल, मतलब CP नॉट को 2 से बढ़ा के 4 किलो मोल पर मीटर क्यूब कर दिया।
एंड द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज ट्रिपल, वी नॉट को 1 से बढ़ा के 3 मीटर क्यूब पर आवर कर दी. इफ द पोल्यूटेंट लेवल इज टू बी ब्रॉट डाउन टू सेम लेवल, सीपी को अभी भी 0.5 किलोमोल पर मीटर क्यूब पे रखना है, इस केस में वॉल्यूम क्या रहेगा? द वॉल्यूम ऑफ द मिक्स फ्लो रिएक्टर शुड बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट. ठीक, V2 क्या होगा बेसिकली वो निकालना है. चलो केस 2 के लिए सॉल्व करते हैं. अगेन सेम इक्वेशन तो सेम रहेगी. टाउ इज इक्वल्स टू V2 बाय V नॉट इज इक्वल्स टू CP नॉट माइनस CP अपॉन माइनस RP. V2 डिवाइडेड बाय V नॉट कितना 3 कर दिया आप, CP नॉट इज 4, CP इज 0.5 डिवाइडेड बाय K, CP is 0.5. So this implies V2 is equals to 3.557, 21 by K. 21 by K. This is V2. And K की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. कितना रखेंगे? K is equals to 3 by V. सब्स्टिट्यूट जब करेंगे K is equals to 3 by V, तो आपके पास आएगा V2 is equals to 7V. So this volume of the CSTR should be increased by a factor of 7. 7 के फैक्टर से आपको इंक्रीज करना है. ठीक, सिंपल प्रॉब्लम है, केस बनाओ करते चलो. सिंपल प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट रहेंगी. ये सिंपल प्रॉब्लम्स ही पूछेगा वो. इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ, मैंने बोला था 60% पेपर इज इजी, 20% में थोड़ा सा 20-25% में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और 15% छोड़ने के लिए. ठीक, 10 से 15% छोड़ना है, जरूरी है, मैंडेटरी है. 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आओ थोड़ी सीटी की प्रैक्टिस करें, फिर एक और प्रॉब्लम लेंगे लास्ट में, एक न्यूमेरिकल. चलिए कीजिए जरा. द प्रोसेस ऑफ कॉस्टिसाइजिंग इज फाउंड इन द फ्लो शीट ऑफ. कॉस्टिसाइजिंग मतलब CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट करवाना. किसकी फ्लो शीट में मिलता है ये? दिस इज फाउंड इन द फ्लो शीट ऑफ पल्प प्रोडक्शन बाय क्राफ्ट प्रोसेस. कहां पे यूज होता है? टू रिकवर व्हाइट लिकर. इसलिए कॉस्टिसाइजिंग की जाती है. व्हाइट लिकर क्या है? ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सीटी के नए सवाल हैं ये. जो आप चीज़ें मिस कर गए वो लेके आए. ठीक है. सो पल्प प्रोडक्शन बाय क्राफ्ट प्रोसेस. क्या है क्राफ्ट प्रोसेस में? अगर लिकर के टर्म्स में पूछा जाए तो क्राफ्ट प्रोसेस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? वाइट, फिर वाइट से एक तरफ ब्लैक निकलता है, फिर ब्लैक को ग्रीन से ट्रीट करते हैं, नहीं ब्लैक को ट्रीट करते हैं तो ग्रीन लिकर मिलता है, फिर ग्रीन को फाइनली कॉस्टिसाइजिंग करते हैं तो अगेन वाइट बन जाता है. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ लिकर चेन फॉर क्राफ्ट प्रोसेस. ठीक, दिस इज लिकर चेन. ठीक है, वाइट ब्लैक ग्रीन वाइट. ये ब्लैक किसकी वजह से होता है? जो वेस्ट वाटर, जो लिनेन जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, उसको ट्रीट करना पड़ता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12. अगेन सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सारी न्यू प्रॉब्लम्स हैं ये सीटी की. कार्बोनेशन प्रोसेस इज फाउंड इन द फ्लो शीट ऑफ. कार्बोनेशन प्रोसेस जो होती है वो शुगर प्रोडक्शन में काम आती है. राइट, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जहां भी नेम आ गया प्रोसेस का वो इंपॉर्टेंट बन जाती है. और मैंने आपको बोला ही है कि शुगर के प्रोडक्शन की साइकिल आप देख के रखिए पूरी.
एक पिछली बार भी मैंने एक सवाल लिया था जिसमें मैस्किट था, मैस्किट इज फाउंड इन द फ्लो शीट ऑफ शुगर, वैसे ही कार्बोनेशन प्रोसेस इज फाउंड इन द प्रोसेस ऑफ शुगर. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सी प्रोसेस होती है वो, दैट इज लिंडेज एंड क्लॉडे प्रोसेस. दिस इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, राइट. क्यों सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन क्या है, इनर्ट गैस है. कभी कभी प्रोसेसेस ये डिमांड करती हैं कि आप इनर्ट्स हटाएं, ठीक, इनर्ट एनवायरनमेंट हटाएं, ठीक है. तो एयर में से ही सेपरेट करना पड़ेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को. चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, करो जरा इसको. LPG is an odorless gas. Which of the following compounds are added for the detection of leakage from a LPG cylinder? तो LPG composition butane propane. LPG is butane propane. अब ये ऑर्डरलेस होता है, लेकिन कभी लीक वगैरह हो तो उसको आइडेंटिफाई कैसे होगा? जो आपने देखा होगा कभी गैस की स्मेल, उसमें डाले जाते हैं मरकैप्टेंस. स्मॉल क्वांटिटी में मरकैप्टेंस डालते हैं. मरकैप्टेंस क्या है? ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स. इनकी फाउल स्मेल होती है. इनकी होती है फाउल स्मेल. थोड़ी क्वांटिटी में ये मिला दिए जाते हैं ताकि कभी लीकेज वगैरह हो तो डिटेक्ट कर पाओ. ऑर्डरलेस गैस है तो कैसे डिटेक्ट करोगे अगर लीक हुआ तो? एक्सीडेंट के चांसेस इंपॉर्टेंट. टेट्रा इथाइल लेड कहाँ यूज होता है? ये ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट, which of the following is the main process in petrochemical industry for the production of petrochemicals? Heart of petrochemical industry is high steam cracking. This process is the heart of petrochemical industry. Cracking in presence of steam, right? H2O and O2. This is the main heart of the industry is this process, steam cracking. Clear? Clear or not? Yes? All right. Next problem. कीजिए इसको. देखो जरा, एड्सॉर्प्शन ऑफ प्योर गैस ए ऑन एक्टिवेटेड कार्बन फॉलोज लैंगमूर आइसोथर्म. लैंगमूर आइसोथर्म क्या होता है? Q by Q max is equals to KPA upon 1 plus KPA. दिस इज लैंगमूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. इसको आप ऐसे लिख लीजिए, Q is equals to Q max KPA upon 1 plus KPA.
यही आपको दिया हुआ है, कंपेयर कर दो। व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब पूछा है, तो बेसिकली पूछ क्या रहा है, क्यू मैक्स पूछ रहा है, बिकॉज क्यू मैक्स इज द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी एडजॉर्ब ऑन अ गिवन एडजॉर्बेंट। कंपेयर कर दो दोनों को, क्या है ये 6.4 PA अपॉन 1 प्लस 1.53 PA, दिस थिंग कंपेयर कीजिए। तो K की वैल्यू आप कितनी आएगी, K की वैल्यू 1.53 आएगी, और Q max इंटू K की वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी 6.4। सो अल्टीमेटली Q max विल बी हाउ मच, 6.4 divided by 1.53. So this will be 4.183. And see, if this Q is in millimoles per gram, Q max भी उसी यूनिट में आएगा, millimoles per gram। लेकिन आपको पूछा किस में है, kg एडजॉर्बेट पर kg कार्बन, मोल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा kgs में। कैसे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 65, सो दिस विल बी 4.183 मिलीमोल्स, मतलब 10 टू पावर -3 मोल्स पर ग्राम। ठीक, अब इसको ही आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 65 मॉलिक्यूलर वेट से kgs पर किलोमोल, राइट। सॉल्व करो इसको, 4.183 into 65, so this will be a 0.272, so this is 0.272 kgs per kg. This will be your answer, right? This will be the correct answer, option C, right? बेसिक प्रॉब्लम है पर इंपॉर्टेंट थी, कुछ नहीं था यार इसमें, दिया तो हुआ था लेंगमुर आइसोथर्म, बस उसको कंपेयर करो और थोड़ा सा बस यूनिट का ध्यान रखना है भाई। एग्जाम में यूनिट का ध्यान रखा करो, 2-3 क्वेश्चन यूनिट की वजह से गड़बड़ हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके यूनिट की वजह से चले जाते हैं पूरे। ठीक, चलो, तो आज के सेशन में 16 क्वेश्चन लिए हैं, सेशन 9 कंप्लीट हो चुका, प्लेलिस्ट तैयार है सबकी, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस में आपको देखना है तो। बाकी डेट्स अनाउंस हो गई हैं, 2 अप्रैल से 6 के बीच एग्ज़ाम है, मोस्टली बच्चों का 3 को है, ठीक है, 3 इज संडे, 3 अप्रैल, ठीक है ना। तैयारी करते रहो, टाइम कम बचा है, ठीक। बाकी मैं भी प्लान करता हूँ कुछ और फार्मूला सीरीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ना, उसकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपके लिए कुछ और भी न्यू चीज़ें हैं, कुछ न्यू सरप्राइज़ है अभी जो आने वाला है ना। चलिए, तो दिस वॉज टुडेज सेशन, ठीक है ना गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।